हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में उत्तराखंड एपीओ 2021 जो 21 नवंबर 2021 को पेपर संपन्न हो चुका है के सेकंड पेपर जो है लॉ पेपर है उसके आंसर्स की को डिस्कस करेंगे विद प्रूफ के साथ। तो आज का जो पेपर है ये जो आगामी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो उत्तराखंड एपीओ जो 2021 का है पेपर सेकंड है जिसका सेट जो है बी है। जिन लोगों के सेट डिफरेंट है वो लोग अपने क्वेश्चंस को देखते चले। तो उत्तराखंड एपीओ जो 2021 का पेपर है इसमें माइनस मार्किंग 1/4 है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो जो आपके सही क्वेश्चन हैं उनसे 1/4 काट लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को विद प्रूफ के साथ कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुएं जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेंगी। ये जो प्रावधान धारा 65A में दिए गए हैं कि जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेंगी। तो इसमें जो आंसर सी सही हो जाएगा। और जो ये क्वेश्चंस दिया गया है ये सेम जो क्वेश्चंस है इसमें यहाँ पर यदि आप लिख देंगे किस धारा के अनुसार, तो यहाँ पर यदि आप धारा 65B लिखेंगे और यहाँ जो है हेडिंग में धारा 65A की हेडिंग है ये पूरी सेम है, तो धारा 65A के अकॉर्डिंग जो है आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई घायल व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो तो वे संकेतों से मृत्युकालीन कथन कर सकता है। ये अब निर्धारित किया गया था किस मामले में, तो क्वीन बनाम अब्दुल्ला के मामले में जिस महिला का गला जो अधिक कटा हुआ था, जो बोलने में असमर्थ थी, बोल नहीं पा रही थी, तो उसने जो है संकेतों के द्वारा अपने साक्ष्य को दिया गया था, तो उसके कथन को इसमें मृत्युकालीन कथन माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट जो है साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। तो डीएनए टेस्ट जो है वो एक विशेषज्ञों का तथ्य है और विशेषज्ञों की राय के संबंध में प्रावधान जो है वो धारा 45 में दिए गए हैं, तो आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता जो है संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी। तो ये बॉम्बे राज्य बनाम काठीकालू का मामला है जिसमें 27 और 73 जो है सेक्शन उसके आधार पर अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी और दोनों सेक्शंस जो हैं 27 और 73 इनको संवैधानिक माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक भवन का फोटोग्राफ क्या है। तो जो भवन का फोटोग्राफ है वो सेकेंडरी एविडेंस होता है, आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का बाद निम्न से किससे संबंधित है। तो ये जो है कन्फेशन से संबंधित है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा है जो द्वितीयक साक्ष्य की रायता का प्रावधान करती है। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 65 में दिए गए हैं, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज है। जैसा कि लोक दस्तावेज के संबंध में जो गिरफ्तारी का वारंट है वो भी लोक दस्तावेज है, आरोप पत्र वो भी लोक दस्तावेज है और एक पंजीकृत विक्रय विलेख। इसमें यहाँ पर यदि होता कि अपंजीकृत विक्रय विलेख तो वो लोक दस्तावेज नहीं होता, लेकिन अगर पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है तो वो लोक दस्तावेज हो जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई मामलों में इसको लोक दस्तावेज माना गया और कई मामलों में नहीं भी माना गया है। तो ये जो डाउटफुल है क्वेश्चंस, इसमें आंसर ये जो है ये हो सकता है मे बी जो अगर कुछ केस लॉ देखे जाएं तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लोक दस्तावेज माना भी गया है। तो ये आंसर जो है हो सकता है कि डिलीट हो जाए, या यदि आंसर जो आता है तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। वैसे ये भी जो है लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात में ये अब निर्धारित हुआ है कि टेप रिकॉर्डेड बातचीत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, 7 एवं 8 के अंतर्गत सुसंगत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला है, आर ए मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य जो 1973 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें आंसर बी वाला ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉपेल विबंधन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय है। तो फेमस केस ला है, लीडिंग केस जो कि शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का मामला है, इसमें आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में उपधारणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में जो प्रावधान है वो 85B में किया गया है, जो इसमें आंसर आपका डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, तो ये साबित करने का भार किस पर होगा कि उसके पास टिकट था। तो ये साबित करने का भार ए पर ही होगा कि उसके पास टिकट था, वो साबित करेगा, आंसर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने न्यायालय ने पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के बाद में निर्णय दिया था। तो प्रीवी काउंसिल ने पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के मामले में
कन्फेशन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदनाओं का अस्तित्व दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा नहीं है, तो धारा 14 में ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, धारा 14 में जो दिए गए हैं मन की दशा में या शरीर की दशा में या शारीरिक संवेदनाओं की दशा में ज्ञान, उपेक्षा, सद्भावना, सदिच्छा, उपेक्षा, वैमनस्य, ये सभी दिए गए हैं, लेकिन हेतु जो है वो नहीं दिया गया है। तो इसमें आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। हेतु जो दिया गया है वो सेक्शन 8 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवाहिता स्त्री को आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी उपधारणा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में की गई है? तो धारा 113A जो है वो उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि अबेटमेंट सुसाइड बाय मैरिड वुमेन जो विदिन 7 ईयर, यदि कोई भी महिला 7 वर्षों के अंदर आत्महत्या करती है। और 113B जो है दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साक्ष्य एक प्रकार का नहीं है? यानी इसमें जो है साक्ष्य का प्रकार नहीं है। तो मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस, अनुसूचित साथ हेयरसे एविडेंस, तृतीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस, ये सभी जो है साक्ष्य के प्रकार हैं, परंतु पढ़ी गई साक्ष्य ये कहीं पे भी नहीं दिया गया है। तो आंसर इसमें नहीं है, तो नेगेटिव में ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्मृति ताजा करने के अधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 159 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मतिथि के विषय में किस साक्ष्य का अधिक मूल्य होता है? चिकित्सीय साक्ष्य का, स्कूल हेडमास्टर साक्ष्य का, पिता द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का, और लोक अभिलेख के रूप में स्कूल का प्रमाण पत्र। तो ये सबसे अधिक मूल्य जो है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मानी जाती है कोर्ट में, तो स्कूल का सर्टिफिकेट जो होता है वो सबसे अधिक मूल्य रखता है। ना होने पर तो जो है चिकित्सीय साक्ष्य को मान्यता दी जाती है, परंतु होने पर जो है अधिक जिसका मूल्य है तो वो स्कूल का प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो धारा 23 जो है सिर्फ सिविल मामलों से संबंधित है, जैसे कि धारा 105 आपराधिक मामलों से संबंधित है। तो इस तरीके से जो हमने एविडेंस के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे, ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आपको इसमें मिला ना हो। IPC CRPC के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं सब आपको हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं। तो धारा 23 जो है सिर्फ सिविल मामलों से संबंध रखती है, आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में शब्द को जो है किस धारा में शब्द लोक अभियोजक परिभाषित किया गया है? तो लोक अभियोजक की जो परिभाषा है वो 2U में दी गई है, यहाँ पर जो D में दिया गया है 2P इसमें दी गई है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत कौन सी संस्कृति ग्राह्य नहीं है? तो मजिस्ट्रेट के समझ की गई संस्कृति ग्राह्य है, स्वेच्छापूर्वक की गई संस्कृति ग्राह्य है, प्राइवेट व्यक्ति के समझ की गई संस्कृति भी ग्राह्य है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति ग्राह्य नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 25 पर आधारित है। धारा 25 में कहा गया कि पुलिस के समझ की गई संस्कृति को करने वाले के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लोक दस्तावेज को परिभाषित करती है? तो धारा 74 में लोक दस्तावेज है और 75 में प्राइवेट दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने की स्वीकृति नहीं देती है? तो जो धारा 46 की सब क्लास 1 है, इसमें हाउ टू मेट अरेस्टेड पर्सन यानी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी के संबंध में प्रावधान दिया गया है कि किसी भी महिला को किसी भी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए उसको छूने की इजाजत नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद की अधिवक्ता से मिलने का अधिकार दिया गया है? तो जो पहला आंसर है धारा 41D में दिया गया है। 41B में गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है और C में जिले में नियंत्रण कक्ष के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी का वारंट किस अवधि तक प्रवर्तन में रहता है? तो गिरफ्तारी का वारंट जब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना किया गया हो या उसको डिसमिस ना किया हो, रद्द ना किया गया हो। तो आंसर इसमें C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में यह प्रावधान है कि प्रत्येक जांच या विचारणा में कार्रवाइयां सभी हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने तक प्रतिदिन रखी जाएंगी? तो धारा जो 309 है डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 309 से, आंसर इसका B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय किसी भी आरोप को परिवर्तित या परिवर्तन कर सकता है? तो धारा 216 में प्रावधान दिया गया है कि निर्णय सुनाने से पहले किसी भी समय जो है न्यायाधीश आरोप में चार्ज में परिवर्तन या उसका परिवर्तन कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी भी जांच या विचारणा या अन्य कार्रवाई के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है। तो साक्षी के समन पे तौर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है धारा 311 से, आंसर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संयोजनों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो आरोप की जो अंतर्वस्तु है वो धारा 211 ये सही है। जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाता है। ये जो प्रावधान धारा 216 में नहीं दिया गया है, 217 में दिया गया है। 216 में जो प्रावधान दिया गया है, जो ऊपर क्वेश्चंस दिया गया है कि जांच या विचारण, इसमें दिया गया था कि किसी भी निर्णय सुना जाने के पूर्व जो मजिस्ट्रेट है किसी भी समय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। तो ये सही नहीं है, आंसर जो है इसमें नहीं पूछ रहा है, तो यही वाला सही हो जाएगा। एक से अधिक आरोपों के लिए विचारण 220 में दिया गया सही है। किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है? 223 ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा 2 क्या प्रावधान करती है? तो 9 की उपधारा प्रावधान करती है प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय की स्थापना। ये 9 की उपधारा 1 में दिया गया है। प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक पीठासीन न्यायाधीश होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये 9 की उपधारा 2 में दिया गया है, तो आंसर इसमें बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 43 में प्रावधान है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वे, धारा 43 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति यदि वो किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? उसको जब गिरफ्तार कर सकता है जब उस व्यक्ति के समक्ष वो व्यक्ति या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस करे या फिर नॉन वेलेबल ऑफेंस करे, संज्ञेय या अजमानती अपराध, तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। परंतु कभी कभी क्वेश्चन एक पूछ दिया जाता है क्या उसकी तलाशी ले सकता है? तो तलाशी नहीं ले सकता प्राइवेट व्यक्ति, लेकिन संज्ञेय और अजमानती अपराध में उसको गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिरक्षा तथा गिरफ्तारी क्या समानार्थक हैं? बिल्कुल नहीं। अवरोध के अर्थ में भिन्न है, अवरोध के अर्थ में भिन्न नहीं। प्रक्रिया के आलोक में, क्योंकि जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है ये प्रोसीजर लॉ है, तो प्रक्रिया के आलोक में ये भिन्न है, क्योंकि अभिरक्षा जो है गिरफ्तारी से पहले होती है और जब गिरफ्तारी बाद में, तो ये दोनों जो है भिन्न है, प्रक्रिया के संदर्भ में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में सरकारी सेवक पर समन की तामील का उपबंध किस धारा में किया गया? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, धारा 66 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय को न्यायालय की शक्तियां होंगी। किस न्यायालय के समान शक्तियां जो होंगी? तो यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की शक्तियां जो हैं वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को भी शक्तियां हैं 7 वर्ष तक कारावास देने की, तो इसमें आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अपराध का संक्षिप्त विचारण हो सकता है यदि वे अपराध निम्नलिखित अवधि से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है। तो ये जो 6 माह 1 वर्ष 2 वर्ष दिया गया है ये आंसर सही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया है धारा 360 का जो सब क्लास 1 है और उसमें जो आई दिया गया है उसमें पूछा गया है कि जब भी कोई अपराध जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है उसका जो है संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम के लिए प्रावधान करती है? तो धारा 357 ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग कर सकता है? तो पुनरीक्षण की शक्ति के जो प्रयोग है रिवीजन या तो सत्र न्यायालय में होगा या फिर उच्च न्यायालय में होगा, आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 क्या उपबंध करती है? तो 438 में अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान है और अग्रिम जमानत देने के संबंध में जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की स्पेशल पावर्स दी गई हैं, तो जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की इस विशेष शक्तियों के बारे में, आंसर इसमें यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा ये उपबंध करती है कि जब किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो ये दंडादेश या निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ये जो धारा 354(5) है इसमें दिया गया है और सेम जो प्रावधान है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो अनुसूचित 2 है उसके प्रारूप 42 में भी यही प्रावधान दिया गया है कि जिस व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया जाता है उसको तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में माफी मांगने पर अपराध का उन्मोचन का उपबंध किस धारा के अंतर्गत आता है? तो माफी मांगने के संबंध में जो प्रावधान है वो डायरेक्ट जो धारा है 348, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 446 के अंतर्गत आदेश में अपील किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो जो
446 है, या जब 449 को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पहले कि 446 के अंतर्गत किए गए आदेशों की अपील, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन से आया है, तो धारा 449 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में सामान्य नियंत्रण उपबंधित है। तो सामान्य जो नियंत्रण है यहाँ पे सबऑर्डिनेशन पूछ रहा है कि किसके न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं वो किसके नियंत्रण में रहते हैं, तो सबऑर्डिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो सबऑर्डिनेशन के संबंध में जो प्रावधान है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15 में दिए गए हैं। तो जब आप 15 की उपधारा 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में मिल जाएगा कि वो सीजीएम के अधीनस्थ रहेंगे। और जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 12 है, इसमें भी प्रावधान दिए गए हैं, परंतु वो है नियुक्ति के संबंध में दिए गए हैं। इसमें भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी, समान नियंत्रण दोनों में मिल जाएंगे, लेकिन जो सटीक आंसर है आपका वो सी वाला इसमें सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सबऑर्डिनेशन पूछ रहा है कि इसके सबऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक जो है प्रतिनिधित्व किसका करता है, तो लोक अभियोजक जो है वो सरकार की तरफ से होते हैं, स्टेट वर्सेस फला। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोष सिद्धि अपील पर अन्यथा पास कर दी जाती है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत निष्पादित बंद पत्र, तो क्या है, निष्पादित बंद पत्र जो है वाइड यानी शून्य हो जाएगा। इस संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 106 की उपधारा जो 3 है उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जो है किसी पुलिस के जिले के लिए विशेष अपराध और अन्वेषण इकाई गठित करने के लिए प्राधिकृत है। तो ये जो विशेष अपराध के संबंध में प्रावधान है वो धारा 50 में दिए गए हैं। धारा 50 में कहा गया है कि राज्य सरकार पुलिस जिले के लिए विशेष अपराध अन्वेषण इकाई गठित करने के लिए प्राधिकृत करेगी, तो यहाँ पर आंसर ये सही हो जाएगा सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, पेशी पर उपस्थित होने वाले साक्षियों के संदर्भ में अभियोजन साक्ष्य रजिस्टर रखने का दायित्व है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। सभी क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस जो हैं आपको 98 कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का न्यूनतम रैंक क्या होगा, तो सहायक पुलिस अधीक्षक का होगा। आंसर इसमें यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस बल के समग्र नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण का दायित्व किस पर है, तो ये जो पुलिस बल के संबंध और नियंत्रण में जो प्रावधान दिए गए हैं सेक्शन 20 की धारा 1 के अंतर्गत दिए गए हैं। धारा 20(1) में कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक पर पुलिस बल के समग्र नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण का दायित्व होगा। इसमें आंसर सी हो जाएगा, धारा 20 की धारा 1 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया अपनाकर अदावा जो संपत्ति है, जंगम संपत्ति के विस्तारण की शक्ति जो निम्नलिखित में से किसके पास है, तो धारा 46 में प्रावधान दिए गए हैं कि ऐसी संपत्ति जो जंगम संपत्ति है जिसका कोई भी वारिस नहीं है उसको जो है पुलिस जो है अपने कब्जे में ले सकेगी। तो धारा 46 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी पुलिस अधीक्षक जो है ऐसी संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकेगा जो आदावित जंगम संपत्ति है जिसका विस्तारण करने की शक्ति जो है पुलिस अधीक्षक को होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार क्या प्रभाव होगा यदि निर्णय लिखने के पश्चात लेकिन निर्णय सुनाए जाने के पूर्व न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है। पहला है कि निर्णय अंतिम होगा जहां न्यायाधीश ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो यदि कोई भी न्यायाधीश निर्णय लिखने के पश्चात उसने निर्णय को लिख दिया है और अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाने के पूर्व, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है। निर्णय लिखने के पश्चात उसने अपने हस्ताक्षर कर दिए परंतु निर्णय को सुनाया नहीं है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके निर्णय को जो है अंतिम माना जाएगा जहां तक कि न्यायाधीश ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें आंसर ये सही है। दूसरा देख लेते हैं कि निर्णय अंतिम होगा यदि उसका उत्तराधिकारी आ जाता है, तो ये सही नहीं है। निर्णय आपराधिक प्रक्रिया में अंतिम होगा, ये भी सही नहीं। निर्णय को मात्र एक राय के रूप में माना जाएगा, तो ये भी सही हो सकता है। बट जब सही हो सकता है कि जब उसमें न्यायाधीश के हस्ताक्षर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, ये एक अफसर पर चोरी का अभियुक्त है और दूसरे अफसर पर घोरपति का अभियुक्त है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 218 का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक जो है चोरी और घोरपति दोनों के लिए पृथक पृथक रूप से आरोप और विचारणा होना चाहिए। 218 में जो है डिफरेंट तरीके से उस पर चार्ज लगेंगे और डिफरेंट जो है उसका ट्रायल होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी ड्यूटी कार्य पर माना जाता है, तो इसके संबंध में जो ड्यूटी और कार्य पर माना जाता है प्रावधान धारा 42 में दिए गए हैं। धारा 42 में कहा गया कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी निरंतर ड्यूटी पर समझा जाएगा
तो वहाँ पर निरंतर शब्द का पूछ रहा है, तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, एक लोक अभियोजक कर सकता है, पुलिस डायरी को पढ़ सकता है, पुलिस पत्रावली का निरीक्षण भी कर सकता है, जांच अधिकारी से परामर्श भी कर सकता है, उपयुक्त सभी कर सकता है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 को उच्चतम न्यायालय के पुलिस सुधारों संबंधी इस निर्णय के अनुपालन स्वरूप अधिनियमित किया गया है, किस मामले में? फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर डाउट में हैं। यदि आप लोगों को जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि कोई क्वेश्चन का आंसर यदि आपको डाउटफुल लगता है तो विद प्रूफ के साथ आप हमें कमेंट में अवश्य भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्किल के पुलिस थानों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो पुलिस थाना के संबंध में जो प्रावधान धारा 7 में दिए गए हैं, तो 7 की उपधारा जब 2 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक सर्किल के अधीन न्यूनतम जो है 2 पुलिस थाने होंगे, आंसर इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति किसी मार्ग पर कोई जुलूस निकालना अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा आयोजित करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वे सूचित करें संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को, जिला मजिस्ट्रेट को, जिले के पुलिस अधीक्षक को, उपयुक्त सभी को। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो आपको धारा 52 की उपधारा जो है डी सब क्लास उसमें मिल जाएंगे, जिसमें जो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, जिले के पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23(3) के अंतर्गत एक पुलिस अधीक्षक किसी पुलिस उपनिरीक्षक को अनुशासनात्मक आधारों पर यह दंडा दे सकता है, इसका दंडा दे सकता है परिनिंदा या भर्त्सना का। धारा 23(3) में सिर्फ जो दंड दिया गया है वो परिनिंदा या भर्त्सना का दंड दिया गया है। वेतन में कटौती और वेतन वृद्धि जो ये दिए गए हैं धारा 23(1) में दिए गए हैं 7 प्रकार के दंड उसमें आता है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ परिनिंदा या भर्त्सना का जो है वो दंड धारा 23 की धारा 3 में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी जिसके समझ किसी भी अपराध के घटित होने की सूचना लाई जाती है बिना न्यायालय के आदेश के उसका अन्वेषण तभी कर सकेगा यदि यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उससे उच्चस्थ परिस्थिति के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के लिए उत्तराखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में अंतः स्थापित किया गया है, तो 2018 में संशोधन हुए हैं, धारा 65 में उसमें संशोधन किया गया है राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में, तो आंसर इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत मानवाधिकार संरक्षण के उपाय के रूप में साक्षी के संरक्षण के लिए नियम बनाने की शक्ति किसको है? तो राज्य सरकार को है। इसके संबंध में जो प्रावधान है वो आपको धारा 54 की धारा जो 1 है जिसमें साक्षी के संरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं उसमें मिल जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने प्रकार की घोरपति हो सकती हैं? तो जैसा कि मैंने बताया था 8 प्रकार की घोरपति होती हैं, बहुत ही सिंपल था याद करने के लिए। पहला है कि किसी भी आँख का किसी भी कान का स्थायी जो है विच्छेद हो जाता है, चेहरे का विद्रुपीकरण हो जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, हड्डी के जोड़ों को, इस तरीके से जो है 8 प्रकार दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसी उपपत्ति होती है जो 20 दिन शारीरिक पीड़ा में रहता है, तो ये 8 प्रकार की जो है धारा 320 में उपपत्तियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 92 का क्या उद्देश्य है? तो 92 का जो उद्देश्य है वो चिकित्सकों हैं यानी डॉक्टर्स को उनको संरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है, इसमें आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता है, वे दूसरे व्यक्ति को केवल सहायता करता है, वे कौन सा अपराध करता है? तो जैसा कि आपने दुष्प्रेरण की परिभाषा जो पढ़ी है उसमें 3 प्रकार से दुष्प्रेरण होता है, एक तो उकसाकर के, दूसरा है सहायता के द्वारा, तीसरा है षड्यंत्र के द्वारा। तो ये 3 तरीके से दुष्प्रेरण होता है। तो यहाँ पर कि ये स्वयं अपराध नहीं करता है, वे दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, वे अपराध का दोषी होगा, तो ये दुष्प्रेरण का दोषी होगा, आंसर इसमें जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक पुलिस ऑफिसर या कोई संस्तुति करने को कि उससे अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यत्न देता है तो ये दोषी है। तो ये जो दिया गया है आपको धारा 330 का दृष्टांत है उसमें देखें आप, तो आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या ए जो का है या की जेब में हाथ डालकर या की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है, या की जेब में कुछ ना होने के परिणाम स्वरूप जो है का अपने प्रयत्न में असफल रहता है, का किस अपराध का दोषी है? तो का जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 511 के अंतर्गत चोरी के प्रयत्न का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या को सदोष हानिकारित करने के आशय से या की मूल्यवान प्रतिभूतियों को इस स्वेच्छा से जला देता है, तो ये कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ये धारा 425 के अंतर्गत मिस्चिफ सृष्टि का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी विधि विरुद्ध जमाओं
द्वारा उसके किसी सदस्य के द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा या बल का प्रयोग किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि वो बलवा करते हैं, धारा 146 के अंतर्गत। आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 308 किससे संबंधित है? 308 जो है कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि सदोष मानववध के प्रयत्न से संबंधित है। आत्महत्या में 307 में दिया गया है और टक के संबंध में 310 में दिया गया है। हत्या करने के प्रयत्न के लिए जो है धारा 511 अप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिपूर्ण संहिता से व्यापरण के लिए अपराध की आयु होनी चाहिए। तो विधिपूर्ण संहिता से के लिए अपराध की जो आयु होनी चाहिए, इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 361 में दिए गए हैं कि यदि जो पुरुष है वो कम से कम 16 वर्ष का हो और जो नारी है वो कम से कम 18 वर्ष की हो। तो आंसर इसमें सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कि कोई भी अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है, यानी दुर्घटना एक्सीडेंट के संबंध में प्रावधान जो है धारा 80 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत निवास गृह आदि में चोरी करना दंडनीय है? तो धारा 380 जो है निवास गृह में चोरी के संबंध में प्रावधान करती है, क्योंकि 379 में चोरी के लिए दंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 में किए गए अपराध के लिए सजा होगी आजीवन कारावास या मृत्युदंड? क्योंकि 376 में जो है पुनरावृत्तिकर्ता अपराधों के बारे में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति एक बार अपराध करता है और उसी अपराध को दोबारा करता है तो उसको कम से कम आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से कौन सा जो है अपराध शारीरिक, मानसिक, ख्याति, संपत्ति नुकसान या हानिकारित करने से संबंधित अपराध है? तो ये छल का जो अपराध है 415 सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये जो सभी फैक्ट हैं वो मिल जाएंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन कौन सा अपराध जो है शारीरिक भी है और मानसिक भी है, ख्याति है और संपत्ति के नुकसान और हानि करने से संबंधित जो अपराध है जिसमें सभी तत्व मिलते हैं, तो वो ऐसा एक ही अपराध है, छल का अपराध, चीटिंग, धारा 415 में मिलेगा। आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो अवैध जमाव के लिए कम से कम जो है 5 व्यक्तियों का अनलॉफुल असेंबली, धारा 141 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है जब कारित की जाए? धारा 391 जब पढ़ेंगे कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब संयुक्त होकर कोई लूट या करते हैं तो ये कहा जाता है कि वे डकैती डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपपत्ति सास्य हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित की गई हो तो ये अपराध कौन सा होगा? तो ये अपराध जो है हत्या में कन्वर्ट हो जाएगा यदि परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के पास पर्याप्त भोजन है लेकिन इसमें से वह दूसरे व्यक्ति को जो भूखा है नहीं देता है, इस कारण वह दूसरा व्यक्ति मर जाता है, तो ये किस अपराध का दोषी होगा? ये किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि इसके संबंध में प्रावधान जो है आईपीसी में नहीं दिए गए। भले उसने अनैतिक कार्य किया हो उसको खाना न देकर, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में जो प्रावधान है वो 29A में दिए गए हैं। 120A में आपराधिक शरण की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग परिभाषित किया गया है? धारा 403 जो है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात में न्यायालय ने निर्णित किया है कि सामान्य आश्रय का मिलना घटना स्थल पर भी हो सकता है? तो ये महबूब शाह बनाम एम्परर के मामले में निर्धारित किया गया था कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है पहले से ही योजना बनाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो है पहुंच करके भी यदि वो सहायता करता है उसमें, तो ये कहा जाएगा कि वो घटना स्थल पर भी हो सकता है, सामान्य आश्रय का मिलना भी घटना स्थल पर भी हो सकता है। इसके संबंध में जो प्रावधान दिए गए महबूब शाह बनाम सम्राट के मामले में दिए गए हैं, जिसको नरकुल बात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो का है ये धमकी देता है कि यदि या ने उसको धन नहीं दिया तो ये या के बारे में मान्य हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए ये इस प्रकार या को उत्प्रेरित करता है, तो ये ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने जो है एक्सटॉर्शन का अपराध किया है, क्योंकि यहाँ चोरी की नहीं, संपत्ति तो चुराया नहीं, आपराधिक न्याय भंग का अपराध नहीं किया गया है, संपत्ति से बेईमानी का दुरुपयोग भी नहीं किया है, उसने एक्सटॉर्शन का अपराध किया है, उद्धापन का अपराध धारा 383 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा की हत्या करने के लिए बी को जो है का उकसाता है। घा उकसाए जाने के अनुसार में घा का भेदन करता है, घा का घाव अच्छा हो जाता है। का किस अपराध का दोषी? तो का जो है यहाँ पर घा जो है घा की हत्या करने के लिए घा को जो है का उकसाता है, तो यहाँ पर जो का है वो घा की हत्या करने के
हत्या का दुष्प्रेरणा करने का दोषी होगा। यहाँ पर हत्या का दुष्प्रेरणा नहीं दिया गया है, सिर्फ दुष्प्रेरणा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और या से कह देता है कि यदि या भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो भी या को गोली मार देंगे। का ने कौन सा अपराध किया है? तो का ने यहाँ पर सदोष परिरोध का अपराध किया है 340 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो घातक आयुध सज्जित होकर बलवा करना जो है 347 में बलवा के दंड है, 346 में बलवा के बारे में, और 348 में कहा गया कि घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना, जबकि 359 में है दंगा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होनी जानी? तो जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कम से कम जो है 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मप्रत्यक्षा के बारे में क्या सही नहीं है? तो आत्मप्रत्यक्षा के बारे में प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कार्य अपराध नहीं है, बिल्कुल सही है। मानी हानि के प्रकरण में प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। तो जैसा कि धारा 100 हमने आप लोगों को पढ़ाई थी, जिसमें हमने आपको 7 फैक्ट बताए थे कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो उसमें जो है मानी हानि का वर्णन नहीं किया गया है। तो ये जो आंसर है ये सही नहीं है। पूछ रहा है आत्मप्रत्यक्षा के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये जो बी वाला सही नहीं है। बाकी लूट में भी मृत्यु कारित की जा सकती है। और जो दिया गया है, यदि लोक प्राधिकारी सुरक्षा प्राप्त करने का समय उपलब्ध है तो प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है। यदि लोक अधिकारी के पास पहुंचने के लिए आपके पास समय है तो वहां पर आपको प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। तो सभी कथन सही हैं, लेकिन बी वाला कथन सही ना होने के कारण आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन कारावास का अर्थ कितने कारावास से होता है? तो संपूर्ण जीवन से होता है, 14 वर्ष से होता है, 20 वर्ष से होता है, 24 वर्ष से होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो 2 आंसर्स दिए गए हैं, पहला है संपूर्ण जीवन और दूसरा 20 वर्ष। तो इसमें आपकी ये दोनों हो सकते हैं और दोनों में से एक भी हो सकता है। यदि आप आईपीसी का सेक्शंस जो है 57 को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आजीवन कारावास जो है गणना करते समय वो 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा, और जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की जहाँ पर सजा दी जाती है तो वहाँ पर ये कहते हैं कि वो संपूर्ण जीवन काल के लिए होगा। परंतु जब आजीवन कारावास दिया जाता है तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि शेष प्राकृत जीवन काल के लिए। आजीवन कारावास का अर्थ क्या होगा? शेष प्राकृत जीवन काल के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर आपका यदि सटीक हो सकता है, आजीवन कारावास का अर्थ जो माना जाता है कंप्यूटेशन में तो वो 20 वर्ष माना जाता है। और यदि यहाँ पर ये शब्द लिखा होता कि शेष प्राकृत जीवन काल के लिए आजीवन कारावास का अर्थ कितना होता है, तो शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, तो आंसर आपका ये भी सही हो सकता था। तो इसमें डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को किस लिए अधिनियमित किया गया था? तो धारा 498A जो है वो बेसिकली जो है दहेज मृत्यु को रोकने के लिए उसको अधिनियमित किया गया था, अलग से जोड़ा गया था, परंतु जो है उसका पर्पज अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है? तो धारा 78 जो है कहती है कि न्यायाधीश के आदेश या निर्णय में अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। यदि कोई भी जल्लाद किसी व्यक्ति को फांसी देता है तो किसके अंतर्गत संरक्षण पाएगा? तो धारा 78 के अंतर्गत पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त प्रकृति अथवा था क्योंकि ये कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, उसे उत्तेजना इम्पल्सल के कारण अपराध कारित किया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर सिर्फ जो है ए वाला सही हो जाएगा, इम्पल्स के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक शल्य चिकित्सक सद्भावना से एक रोगी को बताता है कि उसकी राय में वो जीवित नहीं रह सकता है। परिणामतः रोगी की आघात से मृत्यु हो जाती है। एक दायित्व का निर्धारण करें। एक के दायित्व का निर्धारण जो है, ए दोषी है, उसको जानकारी नहीं बतानी चाहिए थी, ये सही नहीं है। ये दोषी नहीं है, उसे ऐसा व्यक्ति के फायदे के लिए किया था, उसने ऐसा जो है व्यक्ति के फायदे के लिए किया था। ये दोषी नहीं है, उसने कोई भी मिथ्या आशा नहीं की थी, उसका कोई मिथ्या आशय नहीं था। तो ये जो दोनों यहाँ पर बी और सी वाले सही हैं, तो इसमें आंसर जो बी सी दिए गए हैं डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार आक्रमणकारी की स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने या कोई भी अन्य क्षति कारित करने तक है। ये अधिकार जो है उपयोग करने के अवसर पर किया गया है। तो ये जो है अम्ल के आक्रमण से जो है इसमें किया गया था। 2013 का जो संशोधन हुआ है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 जो 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है, उसमें ये धारा 100 में 7वां तथ्य जोड़ा गया था कि अम्ल से आक्रमण करने के मामले में भी किसी की व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। बलात्कार और काम तृष्णा के मामले में तो की जा सकती है,
रात्रिगृह वेतन डकैती के मामले में तो ये सब जो है इन सभी परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कायद की जा सकती है। जब आप धारा 100 पढ़ेंगे तो उसमें 7 परिस्थितियाँ हैं। जो 7वीं परिस्थिति है वो 2013 में जोड़ी गई है, जो धारा यहाँ पर सी में दी गई है, तो इसमें आंसर सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस उपबंधों में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो धारा 11 जो है प्ली ऑफ एलिबाई यानी कि अन्य उपस्थिति का सिद्धांत, वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं, धारा 11 में बताए गए हैं, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युकालीन कथन किसके द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए? चिकित्सक के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, अन्वेषण अधिकारी के द्वारा। जैसा कि मृत्युकालीन कथन धारा 32 की धारा 1 में दिया गया है कि किसी से भी किया जा सकता है, कोई भी उसको अभिलिखित कर सकता है। इसके संबंध में जो है ये क्वेश्चंस जो है डाउटफुल है। यहाँ पर चिकित्सक मजिस्ट्रेट दिया गया है, परंतु ये कहा जाता है कि जो बेस्ट एविडेंस यदि मानी जाती है, कोई भी कथन को अभिलिखित किया जाता है तो वो मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित किया जाता है, तो वो आइडियल एविडेंस मानी जाती है। यहाँ पर आंसर सही हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रारूप निश्चित नहीं किया गया है सब क्लास धारा 32 सब क्लास 1 में, क्योंकि मृत्युकालीन कथन किसी के द्वारा भी लिखा जा सकता है। यहाँ तक कि जो FIR है उसको भी मृत्युकालीन कथन के रूप में माना जा सकता है। यही निर्णय में ये भी कहा गया है। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो जाए, या फिर इसमें जो आंसर है आपका सी, अगर सही होगा तो सी ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 सुप्रीम कोर्ट का बात किससे संबंधित है? तो ये जो है डाइक डिक्लेरेशन से संबंधित है, और डाइक डिक्लेरेशन का जो प्रावधान है वो सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में लागू होता है। इसमें आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य परीक्षा में कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं? तो एग्जामिनेशन इन चीफ जो है उसमें आप लीडिंग क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस जो है वो प्रति परीक्षा में पूछी जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन को पूछा जाता है, और पुनः परीक्षा में यदि कोई लीडिंग क्वेश्चन होता है तो वो न्यायालय की आज्ञा से पूछा जा सकता है, अन्यथा नहीं पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछा जाता है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ बा को सा की हत्या करने के लिए उकसाता है, बा ऐसा करने से मना कर देता है, विधिक स्थिति क्या है? तो यहाँ पर आ ने बा को सा की हत्या करने के लिए उकसा दिया, अब बा ने ऐसा कार्य नहीं किया तो उसकी आ की इसमें विधिक स्थिति क्या होगी? बा ने नहीं किया वो उसका, तो बा किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, करता तब भी नहीं होता, लेकिन आ ने अपना कार्य कर दिया है, तो क्योंकि यहाँ पर आ जो है सा की हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, तो यहाँ पर यह दे रखा है कि आ जो है सा की हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 में स्वेच्छा से अम्ल फेंकना या अम्ल फेंकने का प्रयास करना दंडनीय है। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 326 ये 326 भी दो धाराएं जोड़ी गई थी। 326A में अम्ल के द्वारा स्वेच्छा घोर उपायित कारित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है, और अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना ये 326B में दिया गया है, तो इसमें आंसर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने उत्तराखंड APO 2021 जो 21 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ उसके सेट जो है बी के लॉ पेपर को कंप्लीटली डिस्कस किया। यदि आप लोगों को किसी भी आंसर्स में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और उत्तराखंड APO मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो पास में बेल आइकन आएगी उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की भी जानकारी समय से मिलती रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।